ठीक है, तो कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये सब में क्या डिफरेंस है क्या नहीं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, लैंग्वेज बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे। ट्रांजिस्टर, देखो एक डिवाइस है ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उनमें से कुछ बेसिक एप्लीकेशन, जो मेजर एप्लीकेशन है इसके, वो पहला है एज ए स्विच। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये स्विचेस की तरह यूज होता है, ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, पहला इसका एप्लीकेशन है स्विच। दूसरा इसका एप्लीकेशन है एज एन एम्पलीफायर। ठीक हो गया। एम्पलीफायर मतलब टू एम्पलीफाई द इनपुट टू ए हायर वैल्यू। ठीक है, अब एक अगर टिपिकल एम्पलीफायर की बात करें, एम्पलीफायर कई तरह की डिवाइसेस से बन जाता है। पहली डिवाइस तो अभी आपने देखी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को भी हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमें करंट को एम्पलीफाई करके देता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करके देता है। वॉइस कम बेटा नहीं आ रही है, तुम्हारी तरफ से दिक्कत होगी। बाकी लोगों को तो आवाज सही आ रही होगी ना। बेटा कमेंट करने से पहले एक बार अपना क्लास बी ज्वाइन कर लिया तो, ठीक है, ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है पूरा क्लास। पहला तो ट्रांजिस्टर है जो एम्पलीफायर की तरह काम कर लेता है। दूसरा एक डिवाइस होता है ओपैम्प। ओपैम्प को भी बाद में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको कि ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर क्या चीज़ है। इसको अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हैव मैनी एप्लीकेशंस, मैनी एप्लीकेशंस, वन ऑफ विच इज वर्किंग एज एम्पलीफायर। ठीक है, अब समझ में आई आपको ये बात। दूसरा लाइन हम लिख सकते हैं, एम्पलीफायर कैन बी मेड using many devices, one of which is a transistor। ठीक, बोलो कमेंट करके, समझ में आया। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा एम्पलीफायर में और ट्रांजिस्टर में। ठीक है, बेसिकली कोई डिफरेंस है नहीं, बस डिफरेंस इतना है कि ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के अलावा भी और सारी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम उसे एम्पलीफायर की तरह ही यूज करेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट हमारे पास अगर कोई एम्पलीफायर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिस्टर से ही बना है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन कई सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी होती है, उसमें से एक है ट्रांजिस्टर, जिसकी प्रॉपर्टी है एम्पलीफिकेशन।
ठीक है। उसके बाद कल एक डाउट आया था कि वोल्टेज गेन और पावर गेन थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, है ना, उसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे कपल्ड, आरसी कपल्ड ऑसिलेटर सॉरी एम्पलीफायर में। ठीक है, तो पहला करंट गेन। करंट गेन तो क्लियर है। करंट गेन का मतलब ए आई, अगर इसको मैं लिखूं, ए आई इक्वल टू आई आउटपुट ओवर आई इनपुट। ठीक है, और कॉमन एमीटर केस क्या हो जाएगा ये? कॉमन एमीटर के लिए आउटपुट करंट कौन सा होता है? आईसी। इनपुट होता है आईबी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फैक्टर को बीटा। ठीक है, एक्स्ट्रा साउंड अब बेटा थोड़ा सा कम आएगा, वो मेरे दूसरे डिवाइस का है, उसको मुझे पता चलता रहता है कि आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए मैंने वो ऑन कर रखा है। अब थोड़ा कम आया। एक्चुअली ये उसका मिनिमम वॉल्यूम है, इससे कम हो ही नहीं रहा है मोबाइल का वॉल्यूम क्लास में, तो वो मेरे माइक्रोफोन के पास तक आ जाती है आवाज़। चलो बेटा उसी को इग्नोर करो ना, क्लास पे फोकस करो, इन चीज़ों पे ध्यान क्यों दे रहे हो कि साउंड डबल आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, क्लास पे फोकस करो जो पढ़ा रहा है। तो करंट गेन तो क्लियर है। सेकेंड, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? सर ये जो रहा है बेटा, ये सब कुछ एम्पलीफायर का ही पार्ट है ना, अभी हम गेन की बात कर रहे हैं। गेन मतलब एम्पलीफिकेशन। ठीक है करण। जी मैं केवल 5 मिनट के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, वोल्टेज गेन से पहले हम लोग एम्पलीफायर का पूरा एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का सर्किट तो आपको पता है। एक मैं आपको एम्पलीफायर का सर्किट और बना के देता हूँ। एम्पलीफायर का मतलब भी ट्रांजिस्टर ही है। ठीक है, सिर्फ उसमें एक दो कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे साथ में। सबसे पहले बनाया ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर, बायसिंग की उसकी। ठीक है, बायसिंग करने का पर्पज क्या होता है? क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करना। ठीक है, बायसिंग हम हमेशा कौन सी यूज करेंगे? वोल्टेज डिवाइडर बायस। आर सी, R1, R2, RE, इनसे आप फेमिलियर हो पहले से। इसमें नई चीज आपके लिए केवल RL है ना।
कमेंट्स आने बंद हो जाते हैं तो मुझे डर लगने लगता है। ठीक, चलो। अभी हमारे पास एक है इनपुट सिग्नल ऑसिलेट की। ठीक, ये है इनपुट, जिसे मुझे एम्पलीफाई करना है। मान लिया ये है 5 वोल्ट का। ठीक, या फिर कह दिया 5 मिली वोल्ट इनपुट सिग्नल। ठीक, मैं इसको एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ। तो पहला जो स्ट्रगल है वो होता है कि इनपुट सिग्नल को हम अपने ट्रांजिस्टर के साथ कपल कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैंने सीधे सीधे कपल कर दिया तो क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर का जो बायस है, ठीक है, जो हमने इसकी बायसिंग की है, क्यू पॉइंट हमने डिफाइन किया है, वो क्यू पॉइंट चेंज होने लग जाएगा, ऊपर नीचे की तरफ जाने लग जाएगा, है ना। लोड लाइन इफेक्ट होगी अगर मैंने बायसिंग को डिस्टर्ब कर दिया इस इनपुट की वजह से। ठीक है, उसके लिए करते क्या है, कपलिंग के लिए यहाँ पे कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक, कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर आइसोलेट कर देता है एसी को डीसी से। ठीक है, तो अब जो इनपुट करंट आएगा वो हमारे डीसी बायस को अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरह से। ठीक है, वो केवल उसके ऊपर राइड करेगा। ये जो डीसी वैल्यू हमने एक टेबल डिसाइड कर रखी है पहले से, कि इस डीसी वैल्यू के ऊपर राइड करेगा केवल, इस तरह से। ठीक है, उस डीसी वैल्यू को अपने आप में चेंज नहीं करेगा। समझ में आई ये बात। अगर हमने यहाँ पे कपलिंग की जगह पे कैपेसिटर नहीं लगाया तो वो डीसी वैल्यू ही पूरी तरह चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल को कपल करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। ठीक, और आउटपुट को कपल करने के लिए भी क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर। यहाँ पे हम लेंगे आउटपुट। ठीक है, ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनके बीच में हमें मिल जाएगा आउटपुट। और ये जो बीच का सर्किट है, कितना, इसका काम केवल क्या है, टू मेक द एनवायरमेंट फॉर एम्पलीफिकेशन। ठीक, अंदर वाले सर्किट ने केवल काम क्या किया, इस ग्राफ को आप देखो, इस ग्राफ में ये ऑपरेटिंग पॉइंट उसने डिसाइड कर दिया, क्यू पॉइंट। ठीक है, बाद में इनपुट सिग्नल आके उस ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर ऑसिलेट करेगा इस तरह से। ये जो ऑसिलेट कर रहा है ये एसी है, और क्यू पॉइंट डिसाइड हुआ है एसी से, डीसी से। ठीक है, ऑसिलेशन की वजह से चेंज क्या हो रहा है, बेसिकली चेंज हो रहा है हमारा आईबी। ठीक है, जो डीसी पार्ट था आईबी का वैल्यू कुछ ऐसा चल रहा था टाइम के साथ, माइक्रो एम्पियर्स में। ये इस तरह का वैल्यू था आईबी का। ठीक है, उस डीसी एवरेज वैल्यू के ऊपर एक एसी सिग्नल आ गया है मॉड्यूलेशन के रूप में। ठीक है, ये एसी सिग्नल कौन सा है, ये हमारा इनपुट सिग्नल जो हमने लगाया है अभी। ठीक है ना, ये इनपुट सिग्नल किसी भी तरह से इस डीसी वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एसी सिग्नल का इसका वैल्यू तो एवरेज जीरो है ना। ये जो एवरेज होता है इसका वैल्यू कितना एवरेज हो जाता है, जीरो। जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में। ठीक है, तो एक्चुअल में एवरेज वैल्यू अफेक्ट नहीं हुआ, डीसी मतलब एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए हमारा जो क्यू पॉइंट है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, केवल क्या होता है, उस क्यू पॉइंट के ऊपर हमारा इनपुट सिग्नल राइट करने लगता है। उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से आईसी का जो वैल्यू था वो भी ऑसिलेट होता है इस तरह से। ठीक है, उसी मिड पॉइंट के अक्रॉस आईसी का भी एवरेज वैल्यू था पहले कुछ, इस क्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग आईसी का कुछ एवरेज वैल्यू था ना।
इस क्यू पॉइंट के सामने से आईसी का ये जो एवरेज वैल्यू था, ठीक है, उसी एवरेज वैल्यू के दोनों तरफ आईसी ऑसिलेट होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, इस कलेक्टर से अपना आउटपुट लेते हैं। आउटपुट में जो कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर का काम क्या है, ये कैपेसिटर इस एवरेज वैल्यू को फिल्टर आउट कर देता है। कैपेसिटर के पीछे आउटपुट कैसा था, इस तरह का। इस आउटपुट को कन्वर्ट करके कैसा कर देगा, ऐसा। ठीक है, जो एवरेज वैल्यू, जो डीसी वैल्यू थी, उसको उसने फिल्टर आउट कर दिया। बचा क्या यहाँ पे, केवल एसी। समझ आया, क्योंकि हमने इसको सीरीज में यूज किया है, इस कैपेसिटर को। अब सीरीज में इसका जो इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है, 1/ओमेगा सी। इसका जो इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट है फॉर डीसी। ठीक है, तो इससे डीसी सिग्नल पास नहीं होगा, केवल कौन सा सिग्नल पास होगा, एसी सिग्नल। इसका जो एवरेज वैल्यू है इतना, ये जो एवरेज वैल्यू है इतना डीसी, इसको ये कट ऑफ कर देगा। केवल कौन सा पार्ट बच जाएगा, जो रिपल वाला पार्ट है, जो ऑसिलेटरी पार्ट है वो बच जाएगा। जो एवरेज पार्ट था वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसी मिल जाता है हमें यहाँ से आउटपुट के रूप में। ठीक, और इसका वैल्यू क्या रहता है, मिली एम्पियर की फॉर्म में। और जो इनपुट था वो कैसा था, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, तो यहाँ से एम्पलीफिकेशन मिल जाता है हमें किस फैक्टर में, बीटा। बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, इसकी जो टिपिकल वैल्यू है वो 100 के आसपास रहती है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन किस तरह से हो रहा है, ये समझ में आ गया। ये जो मैंने अभी बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बहुत घटपट हो गया, दोबारा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड में बहुत घिसर पिसर हो गई है। कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछो। सोचोगे कि बाद में पीडीएफ देख के समझ लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। छोटे से छोटा डाउट पूछो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है। बेसिकली अगर कम वर्ड्स में बोलें तो ये है कि सिग्नल जो एम्पलीफाई करना है वो सिग्नल है एसी। ठीक है, जो भी डीसी सिग्नल अब तक हमने पढ़ा है, बायसिंग पढ़ी हो चाहे कुछ भी पढ़ा हो, उसका काम केवल था एम्पलीफिकेशन के लिए एनवायरनमेंट तैयार करना। ठीक है, उस जो जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसे हम कैसे दे रहे हैं, उसे हम दे रहे हैं थ्रू ए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर जो इनपुट उसके बाद जाएगा वो एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और यही काम हम कर रहे हैं आउटपुट लेते थे। ठीक, तो हमारा इनपुट और आउटपुट हमें एम्पलीफाई होकर मिल जाएगा, इनपुट की जगह का आउटपुट। और जो ट्रांजिस्टर की बायसिंग थी वो उससे अफेक्ट नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये दो कैपेसिटर्स लगाए। ठीक है, ये जो सर्किट था अंदर का, ये है पूरा बायसिंग सर्किट। ठीक है, कोई भी डाउट। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की। ठीक है, वोल्टेज गेन, करंट गेन तो हमें पता है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, अब वोल्टेज गेन देखो, वोल्टेज आउटपुट हम कहाँ पे ले रहे हैं, कलेक्टर पे।
है ना। ये जो है ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है सी। ठीक। तो वोल्टेज गेन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा वी आउट अपॉन वी इन। ठीक है। इनपुट कौन सा वोल्टेज है? इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पे होगा, है ना। एट द बेस। ठीक। तो ए बी बेसिकली हो गया वी इक्वल टू आई आर, आई इनपुट इंटू, सॉरी इनपुट लिख दिया मैंने, यहाँ पे आउटपुट होगा आई आउटपुट इंटू आर आउटपुट। ठीक है, डिवाइडेड बाई आई इनपुट इंटू आर इनपुट। ठीक है ना। तो यहाँ से जो ए बी हो जाएगा, आई आउटपुट है सिंपली आई सी ओवर आई बी। ठीक है। और आर आउटपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो भी आर आउटपुट हो। अच्छा, यहाँ पे जो हम आउटपुट और इनपुट की बात कर रहे हैं, ये हम एसी की फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे डीसी से अब कोई भी लेना देना नहीं है। आर आउटपुट जो कि एसी वोल्ट एसी करंट को दिखाई देगा। ठीक है। और आर इनपुट जो कि एसी करंट को दिखाई देगा। ठीक है। तो ये हो गया आर आउट ओवर आर इन। ठीक है ना। अब इसको अगर अच्छे से समझना है तो मुझे इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन वो पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप उसको बहुत सीरियसली मत लेना कि समझ में नहीं आ रहा या क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना। ठीक है। अब मैं आपको इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाता हूँ जो कि इनपुट सिग्नल को दिखाई देता है। ठीक है। आप ऐसे समझो कि इनपुट सिग्नल एक इंसान है, वो यहाँ पे आएगा तो उसको कैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हम ना डीसी वोल्टेज को कंसिडर करेंगे, किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे जो भी डीसी है। ठीक है। चलो, तो पहले इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, उसके बाद हम आर आउटपुट और आर इनपुट की बात करेंगे कि ये कैसे निकलता है। इतना लंबा कंफ्यूजन से अच्छा है कि एक बार मैं बना के क्लियर कर लेता हूँ। एसी इक्विवेलेंट सर्किट। डीसी इक्विवेलेंट तो वही है जहाँ पे हमने वो उसको ओपन करके और केवीएल लगाया था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ठीक है। वो था आपका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है ना। याद है हमने क्या किया था बायसिंग करते टाइम? ऊपर का जो हमारा वोल्टेज था वीसीसी, इसको हमने ओपन करके एक इनपुट साइड में वीसीसी दिखाया था और एक आउटपुट साइड में वीसीसी दिखाया था। दोनों साइड पे फिर हमने केवीएल लगाए थे। ठीक है। वो अब मैं बना के नहीं दिखाने वाला दोबारा से, उसी को हम बोलते हैं डीसी इक्विवेलेंट। ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ एसी इक्विवेलेंट। सब एसी इक्विवेलेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपना ट्रांजिस्टर ही बनाते हैं।
सबसे पहला काम, चाहे डीसी इक्विवेलेंट बनाना हो चाहे एसी बनाना हो, सबसे पहला काम अपना ट्रांजिस्टर हमने बना लिया। ठीक, यह है कलेक्टर, यह है बेस और यह है एमिटर। ठीक है, बेस से एक टर्मिनल निकाल दिया, एक टर्मिनल आ गया कलेक्टर से और एक आ गया एमिटर से। ठीक, तो जो कलेक्टर के साथ में यहाँ पे रेसिस्टेंस था आरसी, ठीक है, वो अब किसी वोल्टेज से तो कनेक्टेड है नहीं, क्योंकि डीसी वोल्टेज जो सारे थे उसको हम ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि हम अभी केवल एसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आरसी था, ये बजाय फाइव वीसीसी से कनेक्ट ना होने के, ये किससे कनेक्ट हो जाएगा अब? ग्राउंड से। ठीक है ना, ये आरसी जो कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट होता था, ये वीसीसी से कनेक्ट होता था ना, ध्यान है। इस वीसीसी के बजाय अब इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे? सीधे ग्राउंड से, क्योंकि हम एसी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये डीसी वोल्टेज को नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब ये आरसी सीधे आके ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया आरसी। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने? और इनपुट साइड में दो रेजिस्टेंस थे यहाँ पे, एक था R1 और एक था R2, है ना। ये R1 भी जाके VCC में कनेक्ट होता था, इस VCC को हमने हटा दिया यहाँ से और ला के इसको भी हमने किससे कनेक्ट कर दिया? ग्राउंड से। ठीक है, देखो वंशिका, दोबारा से देखो। ये सर्किट ध्यान है या नहीं ध्यान है, ये बताओ मुझे। ये सर्किट सब लोगों को ध्यान है? ठीक, इसका जब हम डीसी इक्विवेलेंट बना रहे थे, डीसी इक्विवेलेंट बनाते थे हम क्या करते थे? इसको यहाँ से ओपन कर लेते थे पूरा और R1 को यहाँ लिख लिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, यही कर रहे थे ना। और इस साइड में भी इसको ओपन करके यहाँ पे ले आते थे, ये आरसी को यहाँ के बजाय यहाँ लिख लिया और वीसीसी को यहाँ भी एक बार लगा दिया। ठीक है, ऐसा ही कुछ बना रहे थे, तो इस पूरे को रेज कर देते हैं इसके बदले में, यही कर रहे थे हम, डीसी इक्विवेलेंट बनाते थे। है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को डीसी इक्विवेलेंट नहीं बनाना, अब हमें बनाना है एसी इक्विवेलेंट। ठीक है, एसी इक्विवेलेंट बनाते पे जो भी पावर सोर्स है डीसी वाला, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उस समय कोई लेना देना नहीं, उसकी जगह पे इस R1 को हम घुमा के यहाँ से लाके सीधे ग्राउंड में ही कनेक्ट करेंगे। पहले हमने यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया था, अब हमने इसको कहाँ कनेक्ट किया? ग्राउंड से। तो R1 को हमने यहाँ पे हटा दिया, क्योंकि हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक, इसी तरह से आरसी के साथ भी हम करेंगे। आरसी को हम इधर से घुमा के यहाँ पे बजाय वीसीसी से कनेक्ट करने के किससे कनेक्ट कर देंगे? ग्राउंड से। ठीक है, तो ये वीसीसी और आरसी पूरी तरह से रिमूव हो गया यहाँ से। अब समझ में आ गया? और ये ग्राउंड तो नीचे का पूरा कॉमन है ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस सर्किट में? इनपुट देना है। ठीक है, तो इनपुट देते समय जो हमने कैपेसिटर लगाया है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इस सर्किट को बनाते थे। ठीक है, जब ओवरऑल सर्किट आप देखोगे तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो मैंने ऊपर बनाया था, है ना। इनपुट सिग्नल को देते थे, ऊपर एक कैपेसिटर लगाया है, लेकिन एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते समय उस कैपेसिटर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही केवल हमको एसी मिल रहा है, कैपेसिटर डीसी को तो आने नहीं देगा, तो उस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ होगी आउटपुट साइड में। आउटपुट साइड में भी हमें कैपेसिटर लगा के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा देंगे लगा के। ये हो गया आर एल, ये था आर सी। ठीक है, और इसी आर एल के अक्रॉस हमें क्या मिलता है, आउटपुट, वी आउट। ठीक है, ये क्या था, वी इन। ठीक है, अब यहाँ से इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हो क्या क्या है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, अक्रॉस द रेसिस्टेंस आर सी पैरेलल आर एल, है ना। ये टर्मिनल तो एक ही है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो आउटपुट बेसिकली कहाँ पे है, आर सी और आर एल के पैरेलल में, है ना। ये जो पूरा पूरा सेक्शन है ये आउटपुट सेक्शन है। तो आर सी और आर एल का जो पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, कॉम्बिनेशन, उसके अक्रॉस में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर सी पैरेलल आर एल। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है आर ए सी। ठीक है, एसी सिग्नल को जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आउटपुट पे, इसको हमने नाम दे दिया आर ए सी, जो कि है आर सी पैरेलल आर एल। ठीक, क्लियर हो गया। केवल रफली समझ लो इसको, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में जाके पढ़ना है। ठीक है, और इनपुट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहले देखते हैं इनपुट वोल्टेज क्या है। इनपुट वोल्टेज है जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, भले ही हमने लगाया यहाँ पर है, लेकिन रिजल्टेंट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा इनपुट, वो इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, एक्चुअल इनपुट यहाँ पे मिल रहा है जो बेस के एकदम पास में है। ठीक है ना, तो वो कितना है, R1 और R2 दोनों का पैरेलल है। ठीक, R1 पैरेलल R2। तो यहाँ पे वैल्यूज आपकी वेल डिफाइंड नहीं है, कितनी भी हो सकती है R1 और R2 की। ठीक है, क्योंकि वो हम एक्सटर्नली लगाएंगे, इसको हम सीधे सीधे इनपुट रेजिस्टेंस ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है ना, अक्रॉस इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। वो अंडरस्टूड है कि जो हमारी बायसिंग का तरीका होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये वोल्टेज डिवाइडर बायस है तो यहाँ पे R1 और R2 है। अगर वोल्टेज डिवाइडर बायस नहीं होता, फिक्स बायस होता, तो यहाँ पे केवल RB होता। ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे आर आई लिख रहे हैं। आर आई किस पे डिपेंड करेगा, हमारी बायसिंग पे, कि हमारी बायसिंग किस तरह की है। ठीक है बेटा, R1 बाई R2 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे R1 पैरेलल R2 होगा। क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ से वोल्टेज गेन क्या हो गया, ए वी इक्वल्स टू आई सी ओवर आई बी और आर ए सी ओवर आर इनपुट। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, बीटा आर ए सी ओवर आर इनपुट। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज गेन।
ठीक है। ये 40-50% भी समझ में आई ये बात आपको तो काफ़ी है। अगर 40-50% भी ये बात समझ में आ गई है तो इतना काफ़ी है, और जिसको पूरी तरह समझ में आ गया बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ मैं बीच में। केवल एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। ये हो गया लेफ्ट साइड में इनपुट रेजिस्टेंस पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये बात हो गई वोल्टेज गेन की। अब बात कर लेते हैं अल्टीमेटली पावर गेन की। तो पावर इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आउटपुट आई आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट आई इनपुट। ठीक है। वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या आया अभी अभी, बीटा आर ए सी ओवर आर इनपुट, और आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट का क्या वैल्यू है, बीटा। तो पावर गेन क्या हो गया, बीटा स्क्वायर आर ए सी ओवर आर इनपुट। क्लियर। बेटा आर इनपुट डिपेंड करेगा आपकी बायसिंग फ्रीक्वेंसी का, कि बायसिंग कौन सी है। इस पर्टिकुलर बायसिंग में आपका इनपुट रहेगा आर वन पैरेलल आर टू। ये पावर गेन और वोल्टेज गेन अब क्लियर हो गया सबको। एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली में केवल एम्पलीफायर ही है। ठीक है, उसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं। और अगर बात करें एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर के अलावा भी और चीज़ों से बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सा फर्क है एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर में। ठीक। चलो, अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है आपके मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा, फिर क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ बेटा रिकॉर्ड हो रही है। आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का काम क्या है, दो स्टेज जो है ट्रांजिस्टर के उनको कनेक्ट करना आपस में। ठीक है ना। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, अब तक जो हमने पढ़ा वो था आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डुअल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक। डुअल स्टेज में क्या हो जाएगा, एकदम नाम से समझ में आ रहा है कि आपके पास दो स्टेजेस होंगी। इनपुट दोगे आप, इनपुट जाएगा पहले एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर। ठीक है। वहां से आपको एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। ठीक। इसको आपको सेकंड स्टेज में देना है एम्पलीफायर में। दूसरा ट्रांजिस्टर है एक हमारे पास, या फिर एम्पलीफायर। ठीक है। तो इन दोनों स्टेजेस के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है, उसका नाम है कपलिंग सर्किट। कपलिंग नेटवर्क।
ठीक है। इस कपलिंग के बाद हम क्या देते हैं इसको, जो आउटपुट था पहले वाले का वो इसके लिए इनपुट की तरह चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता है फाइनल आउटपुट। ठीक, ये हो गया आपका डुअल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, अगर इनपुट यहाँ पे था V1, ठीक, यहाँ पे आउटपुट हमें मिला V2। क्लियर, यही V2 हमने कहाँ पे दिया, इसके इनपुट में दिया। यहाँ से आउटपुट में हमें क्या मिला, V3। तो ओवरऑल गेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओवरऑल गेन इज इक्वल टू AV V3 अपॉन V1 हो गया, फाइनल आउटपुट अपॉन इनिशियल इनपुट V3 अपॉन V1। ये होगा गेन या नहीं होगा, बताओ मुझे। ऑब्वियसली होगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, V2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, V3 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको हमने तोड़ लिया अलग अलग, AV इक्वल्स टू V3 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1। ठीक है, तो देखो ये V3 अपॉन V2 और V2 अपॉन V1 ये क्या बन गए, V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज, और V3 अपॉन V2 क्या हो जाएगा, गेन ऑफ सेकंड स्टेज। ऐसा ही होगा ना, गेन ऑफ सेकंड स्टेज, और ये हो गया गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज। क्लियर है, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो AV इक्वल्स टू हो गया AV1 इंटू AV2। ठीक है, जो टोटल गेन है वो दोनों गेन्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल गेन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ गेन। ऐसे करके हम जितने स्टेजेस लगाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा आउटपुट एम्पलीफाई होता चला जाएगा, क्योंकि उतने ज़्यादा गेन्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अगर 3 स्टेज हो जाएंगी तो 3 बार का आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्लियर। हेलो, अब बताओ डबल आवाज में कोई फर्क पड़ा क्या। पड़ा थोड़ा बहुत, हाँ, क्योंकि मैंने मोबाइल का गला दबा दिया उधर दीवार में दबा के। चल, निखिल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक तो चीजें क्लियर होंगी। चलो आगे की बात करते हैं, कपलिंग सर्किट अपना बना के देखते हैं। बाकी तब तो हमें समझ में आ गया, हमें समझना केवल क्या बाकी है, कपलिंग सर्किट। ठीक है, कि हम ये दो दो एम्पलीफायर्स को आपस में कपल किस तरह से कर रहे हैं। हाँ बेटा, कितना भी हो सकता है।
फिलहाल जो वो रहेगा आपकी बायसिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें इतना मत जाओ डिटेल्स में अभी, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, कितना वोल्टेज एम्पलीफाई हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत डिटेल में घुसने की कोशिश मत करो, उतना ही फंसते जाओगे उसमें। क्योंकि अभी आप लोगों को ऊपर ऊपर की चीजें समझ में आ नहीं रही है, तो अंदर मत जाओ ज़्यादा। ठीक है, ये पहला स्टेज है, पहली बार आप ट्रांजिस्टर इतने तरीके से पढ़ रहे हो, तो इसको अच्छे से पहले ऊपर ऊपर से समझ लो, उसके बाद डिटेल में जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं आरसी कपलिंग। ठीक है, पहला काम क्या कर लेंगे, पहला काम कर लेते हैं कि हम अपनी दो स्टेजेस अलग अलग बना लेते हैं। कोई तरीका नहीं है इसका आवाज़ बंद करने का, मुझे खुद डिस्टर्ब हो रहा है इसकी आवाज़ से आजकल। एक्चुअली लाइट चली गई है, एसी बंद है, पंखा बहुत आवाज़ करता है, वो मैंने बंद कर रखा है, इसलिए इतना आवाज़ इसका आ रहा है मोबाइल का। चलो, पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, मैथ की क्लास कितने बजे से है? 1:30 बजे से है ना मैथ की क्लास? चलो ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है इसमें, हमें केवल 15-20 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। 15 मिनट का काम बचता है, ज़्यादा नहीं बचता। सबसे पहला काम दो ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, क्योंकि दो स्टेजेस हैं, तो दो हमने अलग अलग ट्रांजिस्टर बना लिए। ठीक, सारे टर्मिनल्स ओपन कर लिए यहाँ से इस तरह से। ठीक है ना, अब क्या कर लेंगे, अब इनको अलग अलग बायसिंग दे देंगे। बायसिंग अभी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या लगेगा, एक एक वोल्टेज सोर्स लगेगा, वीसीसी। उस वीसीसी से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा इस तरह से, दूसरा यहाँ कनेक्ट होगा इस तरह से, और ये चला जाएगा एमीटर के कलेक्टर रेजिस्टेंस। ठीक, हो गया वीसीसी। कलेक्टर क्या, आवाज। अच्छा, तो 1 मिनट होल्ड करो, मैं क्लास रीज्वाइन करता हूँ।
आवाज आई? आवाज आ रही है? आवाज में किसी तरह की दिक्कत? स्लो आ रही है? बेटा थोड़ा स्लो से ही काम चला लो फिर। अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लो मोबाइल का। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। एक मिनट रुको। हाँ, हेलो। अब कैसी आ रही है आवाज? स्लो हो गई? अच्छा। रुको फिर। हाँ, अब बताओ। अब क्लियर है? ठीक। चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो पहला वाला स्टेज हमने डिजाइन कर लिया। यहाँ पे ये हो गया R1, R2, RC, RE। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आउटपुट। ठीक, इस आउटपुट को ले जाके हमें सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट में देना है। ठीक है ना? अब पहले बना लेते हैं हम अपना इनपुट, जो फर्स्ट स्टेज का इनपुट होगा। ये है फर्स्ट स्टेज। इसका जो इनपुट रहेगा वो बना लेते हैं। इनपुट देंगे कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, ये हो जाएगा सी इनपुट। ठीक, यहाँ पे रहेगा इनपुट सिग्नल, साथ में कनेक्ट होगा ग्राउंड। ठीक है ना? तो ये इनपुट सिग्नल यहाँ से इस तरह का आएगा, एसी सिग्नल। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कपलर यहाँ पे भी रहता है एमीटर के साथ में। इस पे आपको अभी ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये केवल आउटपुट के टाइम पे एसी सिग्नल का ड्रॉप यहाँ पे कम करने के लिए होता है, जिससे कि एसी का आउटपुट जो है वो आरई पे ड्रॉप ना करे। इसलिए उसको ड्रॉप से बचाने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, एमीटर कैपेसिटर। ठीक है बेटा, मुझे 10 सेकंड दो, मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देता हूँ, केवल 10 सेकंड। चल।
यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बाद आगे देखो क्या होता है। ये जो आउटपुट आया, इसको ले जाके हमें इसके इनपुट में देना है। ठीक है, इसका पहले बायसिंग सर्किट बना लेते हैं। बायसिंग सर्किट इसका भी सेम रहेगा, है ना। R1, R2, यहाँ पे रहेगा RE, ठीक, RC, और यहाँ पे रहेगा बायसिंग के लिए वोल्टेज VCC। ठीक, आउटपुट इसका भी हम लेंगे कलेक्टर से। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इस इनपुट में लाके हमें इसके आउटपुट को देना है। यहाँ पे कपलिंग के लिए एक लगा देंगे कैपेसिटर। ठीक है, इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। ठीक, इसको थोड़ा सा अलग तरह से बनाता हूँ, थोड़ा बाद में दिक्कत होगी तो। यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया CC, कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया इनपुट फॉर सेकंड स्टेज, इनपुट फॉर स्टेज 2। ठीक है, IB, और ये कलेक्टर से हमें मिला फाइनल आउटपुट। इस आउटपुट से पहले भी एक कैपेसिटर रहेगा, उस कैपेसिटर को कह दिया आउटपुट कैपेसिटर। ठीक है, RE के पास में एक कैपेसिटर यहाँ पे भी रहेगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप को कम किया जा सके। और यहाँ पे फाइनली एक मिलेगा लोड रेजिस्टेंस, जिसपे कि हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा V आउट, ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा वही हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ये हो गया RL। ठीक, आउटपुट सिग्नल यहाँ पे इस तरह का मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कौन सा कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। पेन नया वाला लेते हैं, कोई पिंक ले लेते हैं। ठीक, तो ये है स्टेज 1। स्टेज 1, ये है स्टेज 2। ठीक, इधर का सर्किट है इनपुट, इनपुट नेटवर्क। ठीक, इधर है आउटपुट नेटवर्क। और ये जो बीच में सर्किट है हमारे पास, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस और एक ही कैपेसिटर, इस पूरे को मिला के बनता है हमारा कपलिंग नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि कपलिंग नेटवर्क रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से बना है। ठीक है, इसीलिए इस कपलिंग नेटवर्क की वजह से इसका नाम हो जाता है RC कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में। क्लियर है? ठीक है, सिंपल से आपके पास इसमें 5 सेक्शंस हैं। ठीक है, एक है इनपुट सेक्शन, इनपुट स्टेज 1, कपलिंग नेटवर्क स्टेज 2, और
आउटपुट। ठीक है, चलो। मेन पॉइंट ये था कि इसको हम आरसी कपल्ड क्यों कहते हैं। आरसी कपल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि कपलिंग नेटवर्क हमारा एक रेसिस्टेंस और कैपेसिटर से मिलकर बना है। ठीक है, चलो। इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में आरसी कपल्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं थोड़े से। एडवांटेज क्या क्या है इसके। क्योंकि कपलिंग नेटवर्क आरसी के अलावा और भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने हमारे सिलेबस में केवल आरसी कपलिंग है, इसलिए हमने इसको पढ़ा है केवल। पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा इसका। पहला एडवांटेज है इसका वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी किसकी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। इनपुट एसी सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना। जो इनपुट सिग्नल हम देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, मीडियम हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर सकता है, उस फ्रीक्वेंसी की रेंज काफी ज्यादा है। ठीक है, उसकी रेंज कितनी है उस पर अभी हम आएंगे, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बना के देखेंगे। ठीक है, सेकंड हो गया, ये बहुत ही चीप है। चीप क्यों है। क्योंकि कंपोनेंट्स आर एंड सी ये बहुत ही चीप है। ठीक है, आप भी खरीदने चाहोगे तो आपको ये 78 चवन्नी में मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या हो गया। बहुत ही लाइट है और स्मॉल साइज है। ठीक, ये एक रैंडम से आपके एडवांटेजेस हैं। ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप लगा पाओ। ठीक है, हो सकता है ये सारे लिख के दे दे और नीचे ऑप्शन दे ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव फेल के चले आओ। ठीक, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना होता है एमसीक्यू करते हुए। डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पहला है इसके सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका, जो ओवरऑल गेन है। ओवरऑल गेन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द THAN, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेजेस, जो अभी हमने निकाला था AV1 .AV2। जो ओवरऑल गेन है वो बेटा इससे थोड़ा सा छोटा होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज अभी बताएंगे बेटा। जो ओवरऑल गेन है वो इससे थोड़ा सा कम रहता है। क्यों कम रहता है, फिगर पे आ जाते हैं। देखो आप यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है। ठीक, सेकंड स्टेज अपने आप में एक लोड की तरह काम कर रही है फर्स्ट स्टेज के लिए। ये बात आपको दिख रही है इसमें। जो सेकंड स्टेज है वो एक्चुअली में इनपुट है। इस स्टेज के आउटपुट लेके वो अपना इनपुट ले रही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज के लिए पूरी तरह एक लोड है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे उसके पैरेलल में आ गया, शंट में आ गया।
तो अगर पैरेलल में आपके पास लोड रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? ये आरसी और आर वन पैरेलल में है ना। ये जो कपलिंग नेटवर्क आप देख रहे हो, कपलिंग नेटवर्क में आरसी और आर वन पैरेलल में है। ठीक है। पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? घटता है। दो रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाओगे तो टोटल रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेज का जो गेन होगा, ए वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा आर ए सी ओवर आर इनपुट। ये जो आर ए सी है ये डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इज ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ द सेकेंड स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर की तरह तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में वो फर्स्ट स्टेज के लिए लोड की तरह भी काम कर रहा है। जो हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया था ना, ऊपर आप जाते हैं, चलो वापस से, जो हमने ऊपर अभी वोल्टेज गेन निकाला था एसी इक्विवेलेंट में, ये जो लोड रेजिस्टेंस था, ठीक है, इस लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा दिया सेकंड स्टेज ने। ठीक है, सेकंड स्टेज पूरी तरह से आरएल की तरह काम कर रहा है फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर सी पैरेलल आरएल है, तो पैरेलल में आरएल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा आर ए सी का वैल्यू उतना ही घट जाएगा। ठीक है, आर ए सी का वैल्यू घटने से वोल्टेज गेन का वैल्यू घट जाएगा। समझ आ गया? ठीक। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज है, ये एज के साथ थोड़ा नॉइजी हो जाता है। ठीक है, इसमें नॉइज का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से मोस्टली ये होता है। ठीक है। थर्ड है, इसका जो इम्पिडेंस मैचिंग है, इम्पिडेंस मैचिंग बहुत पुअर है इसका, क्योंकि इसका आउटपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा है। आउटपुट इम्पिडेंस इसका ज्यादा है, लेकिन जिस 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 डिवाइस के साथ हम इसको कपल करते हैं, मेनली जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर के साथ लगाया जाता है एम्पलीफायर को, तो उनका जो इम्पिडेंस है वो काफी लो होता है। ठीक है, तो कपलिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि इसका इम्पिडेंस ज्यादा है और उनका इम्पिडेंस कम होता है। ठीक है, तो इम्पिडेंस मैचिंग की दिक्कत की वजह से एम्पलीफिकेशन उतना प्रॉपर नहीं हो पाता जितना प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एक टर्म में ध्यान रखो, इम्पिडेंस मैचिंग इज पुअर। ठीक है। इम्पिडेंस मैच कराना है एम्पलीफायर का और डिवाइस जिसमें हम उसको यूज कर रहे हैं, ये इम्पिडेंस मैचिंग सही से नहीं हो पाती। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका, तो उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, यूनिट भी खत्म हो जाएगी, जो इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेंज इसका काफी वाइड है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखने में इसका ऐसा मिलेगा आपको, प्लेटू जैसा। प्लेटू मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? पठार। ठीक है, काफी वाइड रेंज के लिए आपको इसका एम्पलीफिकेशन मिल जाता है। ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये है मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन AB मैक्स, और ये है उसका 70%, 0.707 AV का। ठीक है, तो जितने वैल्यू तक, फ्रीक्वेंसी के जितने वैल्यू तक हमारा टोटल गेन का 0.707 फैक्टर तक बना रहता है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ।
F1 और F2 के बीच में गेन कितना है? मिनिमम गेन है यहाँ पे 70% ऑफ मैक्सिमम गेन। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोल देते हैं? बैंडविड्थ। अगर इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इतने सिग्नल के बीच में है, F1 और F2 के बीच में है, ठीक है, तो हमें जो गेन मिलेगा वो इतना मिलेगा, ये जो इस रेंज में है 70% से ज्यादा गेन मिलेगा, 70% ऑफ ओवरऑल गेन दैट वी हैव डिजाइन फ्रॉम द सर्किट। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ये जो रेंज है ये बेसिकली आपकी कुछ टेंस और 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर तक रहती है। ठीक है, इसलिए मेनली ये आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है ह्यूमंस के लिए। क्लियर? हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इतनी फ्रीक्वेंसी की चीजों को हम लोग कानों से सुन सकते हैं, है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इसके आसपास ही रहती है। ठीक है, जो इसकी बैंडविड्थ है उसके अंदर ये पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाती है। इसीलिए इस एम्पलीफायर को सबसे ज्यादा साउंड सिस्टम में यूज किया जाता है। साउंड सिस्टम हो गया, और जहां पे भी आपके स्पीकर लगे हुए, हर जगह पे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर लगा हुआ है। ठीक है ना? और ये केवल सिंगल स्टेज और डबल स्टेज नहीं होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस लगी होती हैं, क्योंकि आउटपुट हमें काफी एम्पलीफाई करना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये यूनिट खत्म हो जाता है। कल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एमसीक्यू इस पे बन सकते हैं। ठीक है ना? कल का क्लास का टाइम फिर यही रखें, बताओ, या थोड़ा आगे पीछे करना है? आगे तो आपकी मैथ क्लास लग गई, मैथ का क्लास हो गया तो आगे तो बढ़ा नहीं सकते। पीछे बढ़ाने का मन हो तो मुझे बता दो। चलो ठीक है, यही टाइम रखते हैं फिलहाल से। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम तक आपका यही टाइम रहेगा। अटेंडेंस मुझे लग रहा है ऑटोमेटिकली लो हो चुकी है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ। जितने लोग भी आ रहे हैं 12 बजे ही क्लास रखेंगे, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं। चलो ठीक है, 5-10 मिनट टेस्ट कर लो, फिर अपना मैथ की क्लास लेना। और क्लास लेना सब लोग जरूर। ठीक है, ये नहीं है कि कोचिंग पढ़ रहे हो तो उनकी क्लास ना लो, क्योंकि अगर आप अभी क्लास नहीं लोगे तो उनको आगे पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, पता चलेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ाया जाएगा आप। ठीक है, इसलिए थोड़ा क्लास जरूर लो, आपके लिए अच्छा होगा बात के लिए, भले ही अभी आप कोचिंग स्टार्ट कर दिया हो, जो भी कर दिया हो। ठीक है, चलो।